नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीआर प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है, कल यानी 31 जनवरी 2021 को सीटेट का पेपर 2 शिफ्ट में करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट में यानी जिसकी टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, इसमें आपका पेपर 1 करवाया जाएगा। सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक आपका पेपर 2 करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका खास रीज़न है। सीटेट के अंदर 50% बच्चे तो उस दिन फेल होते हैं जब आपका सीटेट का रिजल्ट आता है, लेकिन 50% बच्चे सीटेट के सेंटर के अंदर घुसने से पहले ही फेल हो चुके होते हैं। समझ में आया? इसका मतलब होता है वो पास हो ही नहीं सकते, उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी होती है कि उनके 90 नंबर सीटेट में आएंगे ही नहीं। तो वो गलतियां आप ना करें, अगर आपने पहले किए हैं तो उनको दोहराए ना, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका। तो पहली तो गलती होती है आपकी, सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं हम। पहली तो होती है कि एडमिट कार्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। तो भैया देखो, एडमिट कार्ड के अंदर अब की बार ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी है जो आपको ज़रूर लेके जाना है। अगर आप ये लेके नहीं गए तो आपको सीटेट के अंदर घुसने दिया ही नहीं जाएगा, और जब घुसने नहीं दिया जाएगा तो आपको पेपर होगा ही नहीं। पेपर होगा नहीं तो आप पास कैसे होगे? समझ में आ गया ये चीज़? अब ये भरना कैसे वो बता देता हूँ। इसमें ये चीज़ें हैं कि भैया बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें टिक लगाना है, क्या करना है, हमें क्या करना है। तो देखिए, इसके अंदर टिक आपको कहाँ लगाना है? टिक आपको वहाँ लगाना है जो प्रॉब्लम आप में नहीं है। मान लो जैसे मेरा ये है कि भाई मुझे खांसी नहीं है तो मैं यहाँ टिक लगा दूंगा। मेरे को ये है कि मुझे जुकाम नहीं है, मैं यहाँ टिक लगा दूंगा। मुझे ये है कि मुझे फीवर नहीं है तो मैं यहाँ टिक लगा दूंगा। मुझे ये है कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ टिक लगा दूंगा। अगर मान लो मुझे इन चारों में से कोई एक प्रॉब्लम है, मान लो मुझे कल बुखार आ जाता है, ठीक है, तो मेरे यहाँ टिक नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप जब ये तो बाकी चीज़ें तो आप भर के ले ही जाना, ये वाली डिटेल्स तो आप भर के ले ही जाना, ठीक है। ये टिक वगैरह जो ऑन द स्पॉट आप जब घुसेंगे उस टाइम पे आप लगा देना, उसमें तो कुछ नहीं है। मान लो क्योंकि वो उस टाइम पे देखा जाएगा, मान लो आपको उस टाइम पे बुखार हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपको बाहर निकाल देंगे वो, नहीं, बस आप ये सर्टिफाई कर दोगे कि भैया मुझे कोविड नहीं है। समझ में आया? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर इसको डॉक्टर से करवाना है क्या? भैया जब सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है मैं खुद के बारे में ही बता रहा हूं तो मैं खुद ही करूंगा। यहाँ पे सिग्नेचर किसके हैं? सिग्नेचर है, मान लो मैं हूं प्रतीक, तो मेरे सिग्नेचर यहाँ हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से भरना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा हुआ बना रखा है ये, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, फिर आपके एडमिट कार्ड के अंदर लास्ट के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, वैसे होप करनी बेवकूफ़ी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो ये है 2 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। तो जब भी मैंने लिखा हुआ है रीच ऑन टाइम, कई बार ये होता है कि भाई 9:30 बजे से पेपर है ना, तो 8:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन कई बार सेंटर के अंदर जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 120 मिनट पहले अब की बार सीटेट में पहुंचना पड़ेगा, और जब ये लिख दिया तो आपको 120 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, वरना सेंटर क्लोज हो जाता है, सेंटर के गेट क्लोज हो जाते हैं और आप एंटर नहीं कर सकते। और बहुत सारे बच्चों का ये एक बीच में इसमें कभी कभी लीनियंसी दे देते हैं, तो कुछ बच्चे इसको छूट कर देते हैं, छूट समझ के और चले जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, और कई सेंटर ऐसे होते हैं कि 120 मिनट यानी अगर 7:30 बजे तक आप नहीं पहुंचे तो 7:31 पे भी मैंने गेट बंद होते हुए देखे हैं, जिसमें वो बच्चे को नहीं लेते हैं। इस वजह से जब पेपर नहीं होगा तो आप सीटेट में पास हो ही नहीं सकते, कैसे 90 नंबर लिया होगे? समझ में आ गया? तो फिर दूसरी बात यह है कि ये तो बाद की बातें हैं कि पेपर जब आप अंदर घुस जाओगे, अंदर घुसने से पहले ही जब आप एडमिट कार्ड पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की चीज़ें आप जरूर लेके जाना। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपका वोटिंग कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, इन चारों में से एक चीज़ होगी, 4 ये लेके जाना। कुछ और चीज़, कोई आपका स्कूल आईडी कार्ड या इस तरह की लेके जाने की कोशिश मत करना। कई बार ऐसा होता है उसको नहीं मानते हैं, और ये लिखा भी हुआ है कि भैया इन चारों चीज़ों में से हमें चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आप लेके नहीं जाओगे आधार कार्ड तो सही में आपका पेपर देने नहीं दिया जाएगा, अगर सही जगह आपका सेंटर है तो, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा। तो इस वजह से इस चीज़ को भी ध्यान देना। फिर आपका पेपर में 2 पेन जरूर लेके जाना। कई बार ऐसा होता है एक पेन बंद हो गया, 90 नंबर के आपके 90 गोले भरे ही नहीं गए, कैसे आ जाएंगे 90 नंबर? समझ में आ गया? तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। पेन कौन सा होना चाहिए? या तो ब्लैक बॉल पेन हो या ब्लू बॉल पेन हो, तो यही 2 बॉल पेन होंगे जिससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 2 कम से कम लेके जरूर जाना।
बस पेन लेके जाओगे। अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ है तो वो अपने खाने पीने का फल फ्रूट लेके जा सकता है। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी, पर अगर है तो उसमें ये छूट दी गई है, आपको इन्विजिलेटर के पास में रखवाना पड़ेगा, उस टाइम पे बीच में खाते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें हैं। अब ठीक है, चलो दोबारा बता देता हूँ एक बार। अभी एडमिट कार्ड निकलवा के रख लो। जरूरी नहीं है कि एडमिट कार्ड आपका कलर्ड ही हो, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं। आपके एडमिट कार्ड के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भर लेना, उसमें टिक आप लास्ट में जाके सेंटर के सामने लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही आपका आधार कार्ड जरूर रख लेना, आपका पेन पेंसिल रख लेना। अगर बीच में प्यास वगैरह लगती है तो भैया पानी वगैरह बोतल रख लेना, जो कि आपकी इनविजिबल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। समझ में आ गया, जिसमें से आर पार दिखे। तो ऐसा नहीं है आप कोई कलर्ड बोतल लेके जा रहे हो, वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब आपकी मान लो एंट्री हो गई है। अब बच्चे क्या क्या गलती करते हैं? पहली बात तो ये गलती करते हैं कि सर हम कहाँ से शुरू करें। तो भैया ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस तरह से काम करता हूँ। तो मैं तो क्या करता था, जो रटने वाली चीज़ें होती थी सीटेट के अंदर रटने वाली, अगर मैं पेपर 1 में बताऊं तो ईवीएस होती है। ईवीएस के जो 15 नंबर का जो ईवीएस में से आता है वो रटने वाला पार्ट होता है। तो वो जाके मैं सीधा उल्टी कर देता था वहाँ पे जाके। तो क्योंकि जितना जल्दी आपका बोझ रहेगा कि हाँ भैया भूल ना जाऊँ, तो उस चीज़ को मैं सबसे पहले कर दूंगा। फिर उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा टफ चीज़ें लगती हैं मुझे, वो मैं बाद के लिए करता था। जो ईजी है मेरा, ईजी मान लो मेरी सीडी ठीक है, ठीक है, तो सीडी मैं शुरू करूंगा। अब पेपर में कैसे आता है वो भी बता दूंगा। सीडी आता है, फिर मैथ आता है, फिर ईवीएस आता है, फिर हिंदी इंग्लिश आते हैं, आगे पीछे आते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका पेपर 2 के अंदर आपका जो साइंस आता है 20 नंबर का, वो आप कर सकते हो इसी तरह से। एसएसटी अगर आप रट के गए हो तो एसएसटी आप कर लेना पहले जाके, मतलब रटने वाले जो क्वेश्चन है वो फटाफट कर देना, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगर आप इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा? कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो सीटेट के अंदर 2.5 घंटे बहुत होते हैं। जो बंदा सही तरह से सीटेट का पेपर करता है तो वो 2 घंटे के अंदर सीटेट का पेपर कर लेता है, 2.5 घंटे की जरूरत उसको होती ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी होती है कि स्टार्टिंग में ही आप डिफरेंस क्रिएट कर लो। कि मान लो जैसे अगर किसी बच्चे ने सही तरह से आपका कर रखा है, सीडीपी कर रखा है, तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर लेगा। इसी तरह से पेडागोजी वगैरह इस तरह से आपका हर जगह से वो 10-10 मिनट बचा लेगा। और फिर आपका जो मैथ्स, अगर कोई बच्चा मैथ्स कमज़ोर है मैथ्स के अंदर, तो वो मैथ्स को एंड में कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने पहले मैथ्स कर दिया और वो मैथ्स में कमज़ोर भी है, तो उसने लगा दिया 50 मिनट मैथ में, उसके हाथ पाँव फूल जाएंगे उस टाइम पे। और उसको अब वो कमज़ोर भी है तो उसको ये नहीं पता कि उसका भाई ठीक किया है उसने या नहीं किया है। और जो आपका वो ठीक हुआ क्वेश्चन था या जो ठीक पोर्शन था जो आपको अच्छा आता था, मान लो जैसे हिंदी अच्छी आती थी आपको, सीडीपी अच्छी आती थी, वो आप एंड में कर रहे हो, तो एक तो दिमाग खराब हो गया, आपको आता भी आप भूल जाओगे। दूसरी बात, आपका हो सकता है वो पोर्शन छूट भी जाए, तो छोड़ना उस पोर्शन को। अगर मान लो ये 9 बता भी जाए जो आपको आता ही नहीं है कि भैया इसमें तो मेरे 30 में से आने ही 15 नंबर थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने छोड़ दिया या मेरा छूट गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी टाइम मैनेजमेंट की मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आती, 99% बच्चों को नहीं आती। अगर कोई गलती कर देता है इस तरह की तो उसको आ जाएगी, अगर इस तरह से करोगे आप तो नहीं आएगी। फिर आपका आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, ये मेजर ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले पेपर ही दिखा देता हूँ। ये पिछला पेपर है भाई, पिछला पेपर किस तरह से आया था, सीडीपी आई थी भाई इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, नंबर यहाँ आपको लैंग्वेज अगर आपको करनी है ना, तो आपको नंबर बड़े ध्यान से रखना है, नंबर बड़े ध्यान से देखना है। देखो 31 नंबर से आपका मैथ शुरू हो गया था, 61 नंबर से ईवीएस शुरू हो गया है अगर पेपर 1 की बताऊं तो मैं। अब यहाँ जाके आपका 91 नंबर से इंग्लिश शुरू हो जाएगा। अब मान लो आपने लैंग्वेज 1 ले रखी है हिंदी, लैंग्वेज 1 ले रखी है हिंदी। अब समझो एक और चीज़ बताता हूँ, एक होता है आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ कर रखी है, एक होता है कोड, लैंग्वेज का कोड। लैंग्वेज का कोड क्या होता है कि वहाँ पे 30 लैंग्वेज थी, 30 तो नहीं, मान लो 22 लैंग्वेज थी वहाँ पे। ठीक है, तो 22 लैंग्वेज में से हमने कोड दे रखा था 1, 02, 03, 04। तो उसके अंदर संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कि आपने कौन सी 2 चूज़ कर रखी हैं। तो
मैंने इंग्लिश चूज कर रखी है जिसका कोड होता है 01 और हिंदी चूज कर रखी है जिसका कोड होता है 02, लेकिन मैंने हिंदी को चूज कर रखा है लैंग्वेज 1 में, तो उसके आगे लिखा हुआ है 02। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लैंग्वेज 2 है, समझ लेना इस चीज को। उसका मतलब यही है कि भैया वो उसका कोड नंबर है 02, समझ में आ गया, क्योंकि वो तो नंबर दे रखा है। अगर मान लो कई जगह 05 भी लिखा होगा, तो जो 05 लिखा होगा तो वो उनका कोड था, समझ में आया। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने आखिर चूज कौन सी की हुई है। मान लो मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर रखी है, तो इसका मतलब मेरा जो ये 91 वाला क्वेश्चन होगा ये मैं हिंदी वाला पोर्शन करूंगा। अब वो हिंदी वाला मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ तो मुझे भैया इंग्लिश है ये 91 वाले नंबर पे, तो मैं नीचे जाऊंगा, जब ये इंग्लिश खत्म हो जाएगा तो ये यहाँ आ गया ये हिंदी वाला पोर्शन, हिंदी का पोर्शन आ गया 91 वाला, समझ में आ गया। 91 से 120 तक मैं हिंदी वाले क्वेश्चनों के आंसर दूंगा, समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि आपके एक ही पेपर के अंदर दोनों तरह की लैंग्वेजें दी होती हैं। ये अलग अलग छाप के नहीं देते पेपर को कि भैया वो कर लेना ये कर लेना। कुछ बच्चे होते हैं जो लगातार करते रहते हैं, तो भाई ये समझ लेना कि वहाँ नंबर कौन सा लिखा हुआ। अगर 91 है, अगर आपने लैंग्वेज 1 ले रखी है इंग्लिश, तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश लोगे तो आप 91 से लेके 120 तक इंग्लिश वाला क्वेश्चन करोगे। लेकिन अगर आपने फिर उसके बाद में आपका जो लैंग्वेज 2 होगा, लैंग्वेज 2 मान लो आपकी फिर है इंग्लिश है, ठीक है, तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो आप क्या करोगे, लैंग्वेज 2 में अब आप 121 से लेके, ये यहां से आ गया, ये 121 से लेके 150 तक आप अपनी करोगे। अब इस बात का ध्यान रखना भैया, आपका दोनों लैंग्वेज होती हैं, आपकी 2 बार होती हैं। आपको करना किया होता है 91 से लेके 150 तक आपकी हिंदी मिलेगी, 91 से लेके आपको 150 तक आपकी इंग्लिश मिलेगी। आपको करनी कौन सी है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। लैंग्वेज 1 जो है उसमें से 91 से लेके 120 तक कर लेना, और जो लैंग्वेज 2 होगी उसमें 121 से लेके 150 तक कर लेना। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, मान लो किसी बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज 1 ली है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से तो इंग्लिश कर लेगा, ये वाली जो है 91 से लेके, फिर वो आगे जाएगा 121 से कहाँ शुरू हो रही है हिंदी, हिंदी यहाँ आ तो गई। कई बच्चे क्या करते हैं लगातार कर जाते हैं और ये वाली कर देते हैं। भैया ये तो 97 क्वेश्चन आप जब कर चुके हो पहले इंग्लिश में, तो आप हिंदी में 97 कैसे करोगे, आपको तो 121वां करना है ना। तो आप जाओगे 121वें क्वेश्चन पे जहाँ हिंदी लिखा हो, तो देखो यहाँ फिर से इंग्लिश आ गया है, तो यहाँ हिंदी आ गया है 122, ये 121, यहाँ से आप करेंगे। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से करना है, पूरे पेपर को पलट पलट के देखना है। आपका मन करे तो एक बार शुरू में जब आपका होगा तो आप काटा मार देना कि ये मुझे नहीं करना है अपने हिसाब से, समझ में आ गया, जिससे आपसे गलती ना हो। आपको मान लो एंड में ये चीज़ करनी हो और आपको तो काटा मार देना अपना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। जो नहीं करनी है ये बात ध्यान रखना। मान लो मैंने लैंग्वेज 2 हिंदी ले रखा है, तो मेरा 121 से लेके 150 नंबर वाले एक भी क्वेश्चन पे काटा नहीं होगा। तो मान लो मैंने यहाँ काट दिया तो मेरा गलत हो गया ये सिस्टम, समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब संस्कृत और उर्दू इसी तरह से रहेगा उनके अंदर भी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, जब मान लो आपका ये पेपर 2 आपका आता है, इसके अंदर क्या चीज़ हो जाती है, एक सेकेंड। अब ये पेपर 2 है, इसमें किसी बंदे ने ले रखा है हिंदी वगैरह और ये सारी चीज़ें ले रखी हैं, तो आप क्या करोगे, देखो सॉरी हिंदी कह रहा हूँ, एसएसटी वाला इसके अंदर, क्योंकि 2 डिफरेंस है। तो पहले मैथ्स और साइंस 31 से लेके यहाँ 31 से लेके 90 तक 2 बार आएगा। पहले तो आएगा साइंस और मैथ, जिसने साइंस और मैथ कर रखा है वो साइंस और मैथ वाला पोर्शन कर लेगा, और जिसने एसएसटी कर रखा है, ये 31 हो गया भैया, यहाँ पे आगे जाओगे तो 31 फिर से आ जाएगा जब एसएसटी शुरू होगा। ये देखो यहाँ से दोबारा से आ गया, ये एसएसटी वाला पार्ट आ गया। तो आपको अपने एसएसटी वाला पार्ट करना है, घबराना नहीं है, आपके पेपर में दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लैंग्वेज में फिर आपको वही करना है, यहाँ पे भी लैंग्वेज देखो दो मिलेंगी, पहले इंग्लिश आती है, फिर आपकी जाके हिंदी आती है, फिर 90 से शुरू हो गई, समझ में आ गया। इस तरह से आपको करना है। फिर 121 से यहाँ से शुरू हो गई है, फिर 121 से फिर हिंदी आ जाएगी, ये रही, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका पेपर कम से कम, अगर आपने पढ़ रखा है तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। यही बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको दिक्कत होती है। एक एक चीज़ को अभी ध्यान कर लेना
कि वरना पेपर मेरे पास में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सर हमारा तो लैंग्वेज में दिक्कत आ गई थी, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, हम आधार कार्ड लेके नहीं गए थे। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और कमेंट में भाई आप बता सकते हो कि अभी तक आपको कितनी हेल्प मिली है, और साथ ही ऑल द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मैं नहीं कहता, ऑल द बेस्ट कहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भैया आपका लक की बात नहीं है, जितनी आपने मेहनत की है उससे आपको उसका फल मिले। धन्यवाद।